उज्जैन में आज पुलिस प्रशासन की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दरअसल यहां महाकाल लोक के पास निजामुद्दीन कॉलोनी के सभी 257 मकान को हटाना शुरू किया गया। निजामुद्दीन कॉलोनी के बीच में एक तकिया मस्जिद भी थी, इस पर भी बुलडोजर चलाया गया। मस्जिद को जमींदोज करने के लिए 3 बुलडोजर लगाए गए। इस दौरान 200 से अधिक पुलिस जवान व अधिकारी तैनात रहे। एडीएम अनुकूल जैन ने बताया कि महाकाल लोक विस्तारीकरण योजना के तहत उज्जैन में 257 मकानों तक की मस्जिद पर धर्मगुरु की आपसी सहमति से बुलडोजर चलाया गया। ये कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाई गई है। उन्होंने कहा कि महाकाल मंदिर विस्तारीकरण योजना के तहत 2.25 हेक्टेयर में काम किया जाना है, जिसके लिए 66 करोड़ का मुआवजा देना तय गया है। उन्होंने कहा कि रहवासियों को पहले ही नोटिस जारी कर दिए गए थे। ये क्षेत्र महाकाल लोक का हिस्सा होगा। एडिशनल एसपी नितेश भार्गव ने बताया कि कार्रवाई के दौरान पुलिस ने स्थानीय लोगों का सहयोग लिया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस की कार्रवाई के दौरान शांति बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। महाकाल लोक विस्तारीकरण योजना के तहत उज्जैन में 257 मकानों तक की मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई को आपसी सहमति से सफलतापूर्वक प्रशासन और पुलिस की मदद की गई है। कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई है। मर जाओ। अधिग्रहण के बाद अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई थी, इसमें 257 स्ट्रक्चर थे। इसमें सुबह से ही हम लोगों ने व्यवस्था लगाई थी। कल भी इसमें फ्लैग मार्च करके लोगों से बात की थी। आम सहमति, निगम के आदेश, न्यायालय ने आदेश के उपरांत जो है पब्लिक ने भी इसमें सहयोग किया है। स्वयं उन्होंने अपना सामान निकाल के खाली किया है। इसके बाद ही निगम की जो डिसमेंटलिंग की कार्रवाई की गई है। ये हम लोग महाकाल मंदिर क्षेत्र में अन्य क्षेत्र के पास का क्षेत्र है, जो निजामुद्दीन कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। और इसमें 2.25 हेक्टेयर भूमि है, जिसमें महाकाल मंदिर प्रशासक की तरफ से 2022 में इसके महाकाल पार्किंग विस्तारीकरण के लिए प्रपोजल आया था भू अर्जन के लिए, जिसके तहत 2022 में जून 2024 में 2 साल की प्रक्रिया के बाद इसका अवार्ड पारित हुआ 66 करोड़ का। और उसके तहत 2.25 हेक्टेयर भूमि 257 मकान के रहवासी के मकान आ रहे हैं, जिसको आज विधिवत सुनवाई के पश्चात जून के अवार्ड जो पारित हुआ उसकी सुनवाई के पश्चात उनको विधिवत मौके पर पोजीशन लिया जा रहा है। देखिए, ये शक्तिपथ के समानांतर जो इलाका है, लगभग 2.5 हेक्टेयर का जो क्षेत्रफल है, इसमें आज कार्रवाई करी गई है। इसमें विधिवत जो है आदेश जारी किए गए थे। भू अर्जन का प्रकरण था और उसमें ये कार्रवाई संपादित की गई है। लगभग 250 करीब संरचना है, जिसमें सुबह 7 बजे से लगातार जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम का अमला लगा हुआ है। और अभी लगभग जो प्राप्त रिपोर्ट अनुसार 80 से 100 के करीब संरचनाएं जो है वहाँ से हटाई गई है। आपने जैसा कि बात कही कि वो जो संरचनाएं किस प्रकार से हटाई गई, तो लगातार संवाद था, कम्युनिकेशन था। और आप मौके पे भी देखेंगे तो अभी भी लोग जो है वहाँ पर आना जाना कर रहे हैं, अपना सामान निकाल रहे हैं। जैसे जैसे मकान रिक्त होते जा रहे हैं, हम वैसे वैसे उनको हटाते जा रहे हैं। और यही जिस संरचना की आपने कहा, उस संरचना में भी विधिवत हमने बात करी, उन्होंने सामान निकाला और उसके बाद आपसी सामंजस्य के साथ ये पूरी कार्रवाई की गई है। उज्जैन नगर में पूर्व में भी जो कार्रवाई थी वो आपसी सामंजस्य के माध्यम से की गई थी। सभी सहयोग कर रहे हैं और वो क्षेत्र जो है जिसे आज रिक्त कराया जा रहा है, अभी लगभग रिक्त होने वाला है, वो मूलभूत जो आवश्यक हमारा मान के चले पार्किंग है या जो विस्तारीकरण है उसमें काम में आएगा। विक्रमादित्य क्लॉथ मार्केट के रहवासी और व्यापारी इस नोटिस के विरोध में सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और धरना दिया। उन्होंने बताया कि विक्रमादित्य क्लॉथ मार्केट की जमीन 1972 में खरीदी गई थी और उसके बाद सारी शासकीय प्रक्रिया करने के बाद में इसे मार्केट में बनाई गई थी। व्यापारियों ने बताया कि जिन 51 दुकानों को तोड़ने का नोटिस दिया गया है, उनका नक्शा पास है और उनका मामला न्यायालय में विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि नगर निगम का ये नोटिस न्यायालय की अवहेलना है। शाम को विक्रमादित्य क्लॉथ मार्केट के व्यापारियों ने पत्रकार वार्ता लेकर अपना पक्ष रखा और बताया कि विक्रम क्लॉथ मार्केट के किसी भी व्यापारी का कोई भी मकान अवैध नहीं है और ना ही ये मकान और दुकान गोवर्धन सागर की जमीन पर बने हैं। उन्होंने कहा कि जितने भी मकान अवैध बताए गए हैं, उनके पूर्ण दस्तावेज है, जो कि वह पूरी तरह से अवैध है। इसके लिए न्यायालय की शरण लेते हुए स्टे ले रखा है। इसके बावजूद भी कलेक्टर नीरज कुमार सिंह द्वारा स्टे को मान्य नहीं किया जा रहा है।
अभी हमने हाई कोर्ट में अपील लगाई थी। वहीं अभी कुछ व्यापारियों को हाई कोर्ट से स्टे मिल गया है। ये बात पत्रकार वार्ता में व्यापारियों ने बताई है। व्यापारियों ने पत्रकार वार्ता में बताया है कि विक्रमादित्य क्लाथ की जमीन सर्वे क्रमांक 13-12 पर है, जो कि कार्यवाही की जाना है। 1281 पर की जाना है। वह विक्रमादित्य क्लाथ मार्केट के अंतर्गत नहीं आ रहा है। उज्जैन के गोवर्धन सागर से अतिक्रमण हटाने का एनजीटी का आदेश। वीडी मार्केट में मचा हड़कंप। बता दें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उज्जैन के पौराणिक गोवर्धन सागर को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए आदेश जारी किया है। ये शहर के सप्त सागरों में शामिल है। इसके आसपास 40 मकान, बीडी क्लॉथ मार्केट की करीब 52 दुकानें सहित अन्य निर्माण अतिक्रमण की जद में आ रहा है। एनजीटी ने कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त को 2 सप्ताह के भीतर अतिक्रमण हटाने और रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। लंबे समय से गोवर्धन सागर पर कब्जे का मामला एनजीटी के पास विचाराधीन था, जिसकी सुनवाई हुई है। एनजीटी ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि उज्जैन कलेक्टर और नगर निगम हर हाल में 4 फरवरी तक गोवर्धन सागर की भूमि पर काबिज सारे अतिक्रमण हटाएं और रिपोर्ट दें। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर निगम की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर निगम की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम सब एक है, हम सब एक है। हमारा तो यही निवेदन है कि हमारे पास स्टे है, ऑलरेडी हमारे पास स्टे 51 दुकानों के पास है और उसको मान्य करे। हमारा मीडिया से भी यही निवेदन है कि वो जो है कलेक्टर साहब को और नेताओं से कहे, शासन से कहे कि भाई ये इनके पास ऑलरेडी स्टे है, तो स्टे तो एक ही प्रकार का होता है, तो उसको माना जाए और कोई कार्रवाई इनके ऊपर नहीं की जाए। ऐसी 40 साल से हमारे पास ये स्टे तो सभी के पास है, पहले से तो सभी 51 लोगों के पास ही स्टे है। न्यायालय में विचाराधीन केस चल रही है और केस भी ये जो है मिला है हमको स्टे, तो ये केस भी लगा हुआ, केस भी ये चल रहा है कोर्ट के अंदर। 1972 में हमने ये ज़मीन खरीदी थी, उसके बाद मार्केट का निर्माण चालू हुआ और ये सहकारिता के आधार पर छोटे छोटी किस्तों से इसको मार्केट का निर्माण हुआ है और मध्य प्रदेश का पहला गौरव है ये सरकारी मार्केट। उसके बाद हमने पूरी सरकारी मंजूरी जो भी लेना पड़ती है टीएनसी से, उसके बाद नगर निगम से सब मंजूरी कर और जो पीछे 51 दुकान की बात चल रही है उसकी भी टीएनसी कराएगी, उसका भी हमारा नक्शाबात है। हम लगभग 30-35 साल से उसका टैक्स भर रहे हैं और हमारा जो ये मार्केट है 1312 सर्वे पे बना हुआ है नंबर पर और गवर्नमेंट 1281 का झगड़ा है, तो जबरदस्ती हमें घसीटे जा रहा है 1281, जबकि हमारा 1281 से कोई लेना देना नहीं है। आज हमें लोकल कोर्ट से भी स्टे मिला हुआ था 2 साल से और आज हमको हाई कोर्ट से भी स्टे मिला, एक पार्टी मिला, उसके आधार पर हम सबको मिल जाएगा। हमको उम्मीद है आप भी समझते हो कि एक स्टे मिलना सबको मिल जाता, तो ये आप लोगों जो आए हो इसका चलन पड़ा है और इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपके आते से हमारा काम हो गया। थाना इंगोरिया पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान एक बड़ी कार्यवाही करते हुए एक पिकअप वाहन को पकड़ा, जिसमें 10 नग गोवंश और 60 लीटर अवैध शराब बरामद हुई। पुलिस को रात्रि गश्त के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि एक सफेद बोलेरो पिकअप वाहन क्रमांक MP 13 ZG 5934 में गोवंश भरकर उज्जैन से बड़नगर की ओर ले जा रहा था। सूचना की पुष्टि के बाद थाना प्रभारी इंगोरिया द्वारा तुरंत एक टीम को रवाना किया गया। पुलिस टीम ने संदिग्ध वाहन का पीछा किया, लेकिन वाहन चालक ने वाहन नहीं रोका और तेज गति से भागने का प्रयास किया। पीछा करते हुए वाहन खेल पब्लिक स्कूल के पास जाकर रुक गया। वाहन में से एक व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर खेतों की ओर भाग गया। पुलिस द्वारा पिकअप वाहन क्रमांक MP 13 ZG 5934 की तलाशी करने पर वाहन के भीतर 10 नग गोवंश ठूस कर भरे पाए गए। इनके मुंह और गर्दन रस्सियों से बंधे हुए थे। उन्हें गंभीर चोटें भी थी। वाहन के केबिन की जांच में 60 लीटर हाथ भट्टी की बनी देशी महुआ शराब बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम की धारा, पशु क्रूरता अधिनियम की धारा और आबकारी अधिनियम की धारा में अपक्रमांक 15/25 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। उज्जैन में शिप्रा नदी को स्वच्छ, अविरल व प्रवाहमान बनाने के लिए काहन क्लोज डक्ट परियोजना पर काम किया जा रहा है।
ये परियोजना मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की परिकल्पना अनुसार शिप्रा शुद्धिकरण के लिए बनाई गई है। कान्हा नदी को डाइवर्ट कर शिप्रा शुद्धिकरण के लिए उन्नत तरीके से भागीरथी प्रयास किया जा रहा है। इसके अंतर्गत कान्हा नदी को डाइवर्ट करके उससे निकालने वाले अशुद्ध पानी को शिप्रा में मिलने से रोकने के लिए कान्हा डाइवर्सन परियोजना लाई गई है। इस परियोजना के तहत कट एंड कवर 30 किलोमीटर लंबी नहर बनाकर अशुद्ध पानी को बाहर किया जाएगा। ये परियोजना इतनी बड़ी और इतनी व्यवस्थित है कि बड़े बड़े डंपरों से टनल में जाकर कान्हा नदी की गंदगी को भी साफ किया जा सकेगा और समय समय पर कान्हा के प्रवाह को रोककर पानी को साफ किया जाएगा। इसके लिए 4 जगहों पर बड़े बड़े कुआं नुमा शॉफ्ट बनाए जा रहे हैं। इसके माध्यम से बड़ी बड़ी जेसीबी और डंपर जमीन के अंदर उतरेंगे। इन सब से गंदगी को साफ कर बाहर निकाला जाएगा। वर्तमान में जो एजेंसी इस परियोजना पर कार्य कर रही है वही इस परियोजना को 15 वर्ष तक संचालित करेगी। ये परियोजना अपने आप में अनूठी और अविश्वसनीय है। इसके अलावा जल संसाधन विभाग के द्वारा सेवरखेड़ी में वर्षा को जल को रोकने के लिए 23 सीटर ऊंचे टैंक नुमा संरचना बनाई जाएगी। इसमें वर्षा के जल को रोका जाएगा। रुके हुए जल को 6.5 किलोमीटर लंबे पाइपलाइन से लिफ्ट किया जाएगा और सिलारखेड़ी के जलाशय में रखा जाएगा। सिलारखेड़ी से पानी निकालकर सीधे शिप्रा में छोड़ा जाएगा। इससे पूरे 12 महीने शिप्रा नदी को प्रवाहमान रखा जाएगा। यह अद्भुत परियोजना है और इसकी लागत बहुत कम होगी। ये प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए पर्यावरण अनुकूलन तरीके से संचालित की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है, जो विजन है, उसके अनुसार शिप्रा मैया को ना सिर्फ शुद्ध करना है बल्कि प्रवाहमान भी बनाना है। तो शिप्रा नदी को शुद्धिकरण और प्रवाहमान बनाने के लिए 3 बड़ी परियोजनाएं लाई गई हैं। 2000 करोड़ से ज़्यादा की ये 3 बड़ी परियोजनाओं में सबसे पहले खान डाइवर्जन परियोजना है जो कि करीब 950 करोड़ की है। इसमें लंबे लंबे टनल बना करके ज़मीन के अंदर से और डक्ट लगा करके पूरे खान नदी को डाइवर्ट किया जा रहा है और इसको फिर गंभीर के डाउनस्ट्रीम में छोड़ा जाएगा। एक बार खान नदी डाइवर्ट हो जाएगी उसके पश्चात नदी को शिप्रा मैया को प्रवाहमान बनाने के लिए आवश्यक है कि शिप्रा जल से ही जो है सिंहस्थ के समय स्नान हो। तो इसलिए सिलारखेड़ी परियोजना बनाई गई है जिसमें वर्षा के समय शिप्रा नदी में जो पानी आएगा उसको डाइवर्ट करके सिलारखेड़ी डैम में डाला जाएगा और उसके पश्चात वर्षा के बाद उस पानी को धीरे धीरे नदी में छोड़ा जाएगा। तो इससे पूरे साल भर नदी प्रवाहमान रहेगी और इस बार का जो सिंहस्थ है वो शिप्रा के जल से ही हो सकेगा। नदी प्रवाहमान होने के साथ ही साथ फिर ये पूरे शहर के लिए पेयजल का भी बड़ा स्रोत बनेगी। तो इसके लिए हरियाखेड़ी में WTP लगा करके पेयजल सप्लाई की परियोजना बनाई गई है। करीब 500 करोड़ की इस परियोजना के माध्यम से उज्जैन के एक बड़े क्षेत्र को पानी पीने के लिए भी प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से पूरी विजन है माननीय मुख्यमंत्री जी का शिप्रा मैया को शुद्ध और प्रवाहमान करने के लिए। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने शनिवार तड़के सुबह निर्माण विभाग की निर्माणाधीन सड़कों का निरीक्षण किया। उन्होंने दताना मताना सड़क के चौड़ीकरण कार्य की धीमी गति पर नाराजगी व्यक्त की है और कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग गौतम अहिरवार को कार्य तीव्रता से एवं तय मापदंडों के अनुसार करने के निर्देश दिए। कलेक्टर सिंह ने कोठी से विक्रमनगर मार्ग, नागझिरी से दताना मताना मार्ग, हरिफाटक पुल से मुल्लापुरा से लाल पुल के पास पुरानी रपट मार्ग का निरीक्षण किया और कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने एवं अन्य आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत सीईओ जयती सिंह, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता गौतम अहिरवार, एसडीओ प्रफुल्ल जैन और उपयंत्री अनिल सिंह तोमर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर सिंह ने निर्माणाधीन कार्यों की गति बढ़ाए जाने के निर्देश दिए और कहा कि कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने अधिकारियों को कार्यों को समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार पूरे शहर में और शहर के आसपास सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। इसके अंतर्गत PWD विभाग के जो सड़कें स्वीकृत थी, विशेष तौर पर हरी फाटक से होकर के मुरलीपुरा तक जो सड़क जानी है उसका निरीक्षण किया गया है और इसमें पूरा टेंडर प्रक्रिया वगैरह हो गई है। मंडे को इसकी स्वीकृति टेंडर की जारी हो जाएगी, उसके पश्चात इस पर पूरा काम शुरू हो जाएगा। इस तरीके से करीब 550 करोड़ की PWD की सड़कें हैं जो कि वर्तमान में स्वीकृत हो चुकी हैं और जिनमें कार्य प्रारंभ हो रहा है। इसी के साथ ही साथ सदाबल का हेलीपैड भी है जो कि बहुत जल्दी बनकर तैयार हो। नेपाल के पोखरा में आयोजित इंडो नेपाल रोप स्कीपिंग
इंटरनेशनल चैंपियनशिप में उज्जैन के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। उज्जैन के 14 खिलाड़ियों ने इस चैंपियनशिप में भाग लिया और 9 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 कांस्य पदक जीतकर पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। मध्य प्रदेश की टीम ने कुल 19 गोल्ड पदक जीते हैं। उज्जैन के खिलाड़ियों के इस उपलब्धि पर उनका जमकर स्वागत किया गया। कोच मुकुंद झाला ने बताया कि कोविड खत्म होने के बाद पहली बार हो रही इंडो नेपाल रोप स्कीपिंग चैंपियनशिप नेपाल के पोखरा में 6 से 8 जनवरी तक आयोजित की गई थी, जिसमें दोनों देशों के मिलकर 250 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। पूरे भारत से 70 खिलाड़ी इवेंट में आए थे। इसमें उज्जैन के 14 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। अभिषेक परमार, हर्ष कुमावत, मीत पाटीदार, जय सिंह भाटी, अंशु लांजना, कनिष्ठ राव काले, मानवेंद्र शर्मा, चंदन चौधरी, वेदांश राठौर को गोल्ड और धवल को सिल्वर और विकास को कांस्य पदक मिला है। सभी खिलाड़ियों के उज्जैन पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। टोटल 2 इंडिया नेपाल की टीम थी। इंडिया से बहुत सारे राज्य गए थे और बहुत सारे बच्चे आए थे। कंपटीशन भी टफ था लेकिन हो गया, मेडल मिल गए, बस इसके लिए बहुत खुश है। कितनी मेहनत लगी? बहुत सारी। गोल्ड मेडल जीत के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। कंपटीशन था, यहाँ पे इंडिया के बहुत सारे राज्यों ने पार्टिसिपेट किया था। आधे गोल्ड आए, बहुत सारे सिल्वर लगाए, किसी बच्चे को ब्रॉन्ज लगाएगा। और प्रैक्टिस सारी अलग अलग इवेंट्स होती है, बहुत सारी इवेंट्स होती है। कंपटीशन भी टफ था तो वो मेडल्स वगैरह लगे। यहाँ पे कंपटीशन अच्छा था और इवेंट्स बहुत सारे इवेंट्स, मतलब उसमें सबको बहुत, मतलब मोस्टली बच्चों को गोल्ड और मेडल्स लगे हैं। मेडल्स तो सबको ही लगे हैं और प्रो कंपटीशन बहुत अच्छा था। और हाँ, जिसमें हमारे डिफरेंट इवेंट जैसे मास्टर इवेंट, डबल डच इवेंट, टीम इवेंट, रिले, फ्री स्टाइल इवेंट में हमारे गोल्ड मेडल हैं। लगभग हमारे 8 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। और इन सब का श्रेय इनके माता पिता और मेहनत करने वाले बच्चों को जाता है। और हमारे लिए उज्जैन की गौरव की बात है कि ये सीरीज वापस स्टार्ट की, इसलिए हम नेपाल गवर्नमेंट को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर पर एक भक्त भगवान का जलाभिषेक करते हैं। इसके बाद शिवलिंग से पूरा जल जलाधारी के माध्यम से तो चला जाता है, लेकिन शिवलिंग पर राम शब्द की आकृति बन जाती है। इस वीडियो को लेकर सभी अपने अपने तरीके से तर्क वितर्क कर रहे हैं, लेकिन जब इस मामले में महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित महेश शर्मा से पूछा गया तो उनका कहना था कि ये तो चमत्कार है। पंडित महेश शर्मा ने कहा कि ज्योतिर्लिंग जो कि इस पृथ्वी पर है वह सभी देवता है और ये सभी प्रतिमा चमत्कारी हैं। भगवान समय समय पर अपने होने का संकेत देते रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुतर्की लोगों का क्या, अगर उन्हें ईश्वर में विश्वास नहीं है तो उन्हें इस स्थान पर जाकर इस चमत्कार को देखना चाहिए। ज्योतिर्लिंग जो इस पृथ्वी पर है वो सारे ही ज्योतिर्लिंग चमत्कारी देवता हैं। उनकी भूमि भी चमत्कारी है और प्रतिमा भी चमत्कारी है। इसीलिए देश विदेश का सारा भक्त भगवान की प्रतिमाओं को मानते हैं और ज्योतिर्लिंग को मानते हैं। एक वीडियो अभी देखने में आया है कि त्र्यंबकेश्वर भगवान के ऊपर जब जल चढ़ाया जाता है और जल चढ़ाने के बाद में उस पर राम की आकृति जल से बन जाती है। तो ये आज जो वहाँ हुआ है, ऐसे कई चमत्कार ईश्वर ने दिखाए हैं। गणपति ने दूध पिया है, अन्य व्यवस्थाएं और भी हुई हैं। नंदी ने भी दूध पिया है और भी नंदी की आंखों में से आंसू आए हैं। ऐसे चमत्कार हमारे भारत में होते रहे हैं किसी कारणों से। आज ये जो देखने में आया है, हम आध्यात्मिक लोग हैं, सनातनी लोग हैं। हम भगवान में विश्वास करते हैं, भगवान की शक्ति में भी विश्वास करते हैं और उनमें इतना विश्वास करते हैं कि हमारे मनोरथ, जब उनसे हमारी प्रार्थना होती है तो वो हमारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसलिए यदि ये आकृति आ रही है तो कहीं न कहीं भगवान का कोई विशेष संकेत
देश को देने की कहीं न कहीं भावना दिखती है। मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविर के तहत उज्जैन परिवहन विभाग द्वारा लाइसेंस बनवाने का अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत उज्जैन के ITI कॉलेज में छात्रों के लिए कैंप का आयोजन किया गया। परिवहन अधिकारी संतोष मालवीय ने बताया कि इस अभियान के तहत 11 दिसंबर से लेकर आज तक 3,500 से अधिक लाइसेंस का नवीनीकरण और नए लाइसेंस बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविर के माध्यम से घर पहुंचकर लोगों के लाइसेंस नवीनीकरण किए जा रहे हैं। जिन लोगों के लाइसेंस नहीं बने हैं उनके लाइसेंस बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि उज्जैन परिवहन विभाग द्वारा उज्जैन के ITI कॉलेज में शिविर का आयोजन किया गया। इस आयोजन में करीब 150 से छात्रों के लाइसेंस बनवाए जा रहे हैं। जन कल्याण शिविर में उज्जैन RTO संतोष मालवीय ने यातायात से संबंधित और लाइसेंस होने के फायदे बताए। जैसे कि आप देख रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा संपूर्ण मध्य प्रदेश में हमारा 11 दिसंबर 2024 से जो है मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में उज्जैन जिले के अंतर्गत भी परिवहन विभाग के द्वारा जन जन तक जो है लाइसेंस सेवाओं को सुलभ तरीके से उपलब्ध कराने के लिए उन लोगों के लिए कैंप आयोजन किए जा रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम जो है ITI कॉलेज यहाँ पर गवर्नमेंट ITI कॉलेज में वो एकत्रित हुए हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजना है जिसमें जनता को शिविर के माध्यम से घर पहुँच सेवा देते हुए उनको जो लाइसेंस रिन्यू कर दिए जाए, नए लाइसेंस बना दिए जाए, तो हम लगातार 11 दिसंबर से लेकर आज जो है 9 जनवरी 2025 तक लगभग 3,500 से ज़्यादा लर्निंग लाइसेंस और लाइसेंसों का नवीनीकरण कर चुके हैं। धार्मिक नगरी उज्जैन में मकर संक्रांति की तैयारियां शुरू हो गई है। पतंगबाजी के शौकीन लोगों ने पहले से ही डोर मांझे और पतंग को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनेगी, लेकिन इसके पहले ही तोप खाना सहित अन्य बाजारों में पतंग की दुकानें लग गई है। दुकान के संचालक पारू भाई ने बताया कि हम कई वर्षों से पतंग का व्यापार कर रहे हैं, लेकिन इस बार लोगों का एक हफ्ते पहले से ही पतंग खरीदने का उत्साह बाजार में देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पतंगबाजी के शौकीन लोग डोरेमोन और छोटा भीम सहित अन्य कार्टून के फोटो लगी पतंगे भी खूब पसंद कर रहे हैं। पारू पतंग सेंटर द्वारा ग्राहकों से चीन डोर से पतंग नहीं उड़ने की अपील भी की जा रही है। इधर पुलिस द्वारा चाइना डोर से पतंग उड़ाने वालों पर ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। पिछले कुछ दिनों में पुलिस ने चाइना डोर से पतंग उड़ाते कई लोगों को पकड़ा भी है। गौरतलब है कि मकर संक्रांति पर उज्जैन में पतंगबाजी जमकर होती है और पतंगबाजी के शौकीन एक हफ्ते पहले से ही डोर मांझे और पतंग को लेकर इसकी तैयारियां शुरू कर देते हैं। हम 15 साल से पतंग का व्यापार कर रहे हैं और पतंग की वैरायटी इसमें बहुत सारी है हमारे पास। हर तरह की पतंग है। 26 जनवरी के लिए हम ये देशभक्ति की पतंग लाए हैं और उसके अलावा चाइना पे प्रतिबंध है और हम लोगों से यही अपील करते हैं कि चाइना डोर इस्तेमाल ना करें और इसकी अगर किसी के पास है तो सूचना थाने में दें। इसकी हमारी कोशिश यही है पूरी पतंग वालों की। पारू बरेली के मांझे हैं और गिट्टे हैं, ये वाइट टाइगर न्यू इंडिया चल रहे हैं, जो इस प्रकार के सभी प्रकार का माल है चाइना छोड़ के। सब तरह की पतंग, जयपुर की, अहमदाबाद की, आगरा की, रामपुर की, हर तरह की पतंग, हर तरह की वैरायटी मिल जाएगी हमारे यहाँ। तैयारी है, बहुत अच्छा उत्सव है लोगों में और सुबह से शाम तक खरीदारी बेचने व्यापार अच्छा चल रहा है यहाँ पर। निवेदन करना चाहता हूँ मैं लोगों से कि चाइना डोर का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें और अगर कोई करता भी है तो इसकी सूचना थाना प्रभारी को दी जाए। उज्जैन में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा रसपान महोत्सव में अनंत श्री विभूषित राजाधिराज पद्मश्री पद्मभूषण सम्मानित गोस्वामी श्री गोकुलावत महाराज श्री के लाल जी सोम यज्ञ सम्राट आचार्य श्री डॉक्टर गोस्वामी श्री बजोत्सव जी महाराज श्री इंदौर ने धर्म और भक्ति के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि धर्म प्रेमी और धार्मिक व्यक्ति के अंदर धर्म के लक्षण दया, मंत्र, करुणा दिखना चाहिए। उन्होंने ध्रुव जी के प्रसंग का उल्लेख करते हुए कहा कि भगवान की भक्ति की शक्ति कृपा का बल हमारे साथ होता है। उन्होंने आगे कहा कि ज्ञान, भक्ति, तपस्या, यज्ञ, अनुष्ठान का सफल होना इस बात पर निर्भर करता है कि हम समाज, संस्कृति और सभ्यता के संरक्षण के लिए अपनी शक्ति और धन को लगाते हैं या नहीं। आचार्य श्री डॉक्टर गोस्वामी पूजनीय श्री ब्रजोत्सव महाराज श्री ने बताया कि भागवत कथा मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करती है।
उसे भगवान के करीब ले जाती है। श्रीमद् भागवत कथा मनुष्य को अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद करती है। साथ ही ये कथा मनुष्य को अपने कर्मों के प्रति जागरूक करती है और उसे अच्छे कर्म के लिए प्रेरित करती है। कथा मनुष्य को अपने जीवन में शांति और सुख प्राप्त करने में मदद करती है। मीडिया प्रभारी दीपक राजवानी के अनुसार आज कथा में अजामिल भारत की कथा सुनाई। मंडल के से संस्थापक संयोजक विठल नागर, धर्मेंद्र गुप्ता, राजेश गुप्ता, महाकाल परिसर परिवार ने भी आप श्री की आरती की। कथा में विशिष्ट सहयोगी द्वारकाधास नीमा, जीवन लाल दिसावल, अशोक जड़िया, रसिक सुगंधी, बंशीलाल नीमा, शरद भट्ट, दिलीप वैद, नंदलाल यादव, प्रेम नारायण नागर, दामोदर दास सुगंधी, ब्रजमोहन नीमा, गोविंद दास नीमा, पन्नालाल शर्मा, हीरालाल शर्मा, राम बाबू गोयल, गिरधर गोपाल नीमा, गोवर्धन नीमा, गोविंद यादव, सत्यनारायण माहेश्वरी, कैलाश माहेश्वरी, दीपक शाह, नलिन नीमा, विजय अग्रवाल, डॉक्टर रविंद्र दिसावल, गोविंद खंडेलवाल, जितेंद्र गांधी, कृष्णाबेन माहेश्वरी, राधा रानी सुगंधी, राजकुमारी माहेश्वरी, गोपाल दास नागर, घनश्याम नागर, मयूर शर्मा, विजय केवलिया, सुनील व्यास, मुरलीधर नागर, कमलकांत नागर, विजय नीमा, अशोक शाह, जगदीश राठी, गिरिराज किशोर जी नागर रहे। महाकाल परिसर हीरा मिल रोड पर चल रही कथा में संस्थापक संयोजक विठल नागर ने 7 जनवरी से 13 जनवरी तक महाकाल परिसर हीरा मिल रोड पर प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से हो रही कथा में भक्तों से धर्म लाभ लेने का अनुरोध किया है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में बड़ा सुंदर वर्णन आता है कि नारद जी व्यास जी को समझाते, देखो मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, न मेरे पास ज्ञान था, न तपस्या का बल था, न धन संपदा थी, लेकिन मैंने भगवान का भजन किया और मुझे देवर्षि पद मिला, नारद का पद मिला। इसलिए जीवन में कभी भी यह विचार नहीं करना चाहिए कि हमारे पास धन संपत्ति नहीं है, अभावग्रस्त होकर जीवन नहीं जीना चाहिए, सदा आगे बढ़ने की संभावना रखनी चाहिए। यही वेद हमें सिखाता है, चरई वेती, सदा आगे की ओर बढ़ो, ऊर्ध्वमुखी बनो, अधोमुखी मत बनो, क्योंकि निराशा में हमारा जीवन और पतन को जाता है। इसलिए निराशा को छोड़कर आशावादी होना चाहिए।